त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर मुख्यालय पहुंचे, विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी जीत से घबराए कुछ कट्टर विरोधी कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कहते हैं मत जा मोदी। उधर केजरीवाल ने कल आरोप लगाया कि मोदी जी अति कर रहे हैं, पर असल में अति कौन कर रहा है? क्या केजरीवाल की पार्टी अति नहीं कर रही? क्या रामचरितमानस का अपमान अति नहीं है? क्या दल बदल का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश ने अति नहीं की? अति किस बात की? एक्शन की, करप्शन की, या बिना सबूत आरोपों की? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी, उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करता है। परम सखा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उद्गार हैं कि मोदी सरकार ने अति कर दी है। अति मोदी सरकार की है या विपक्ष की, या थोड़ी थोड़ी दोनों की, ये तो पब्लिक तय करेगी। लेकिन बात तो 16 आने सच्ची है कि राजनीति में कुछ तो हो रहा है जो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसमें अति हो रही है। दिल्ली के जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, उसमें आरोप तो बेहद गंभीर है। सिर्फ सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया, दिल्ली की कोर्ट ने भी 5 दिन की कस्टडी दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पहले कानून के दूसरे उपाय अपनाओ, फिर हमारे पास आना। तो सवाल पब्लिक का है कि अति किसकी है? अति कर दी आपने या अति कर दी सीबीआई ने? भाई, जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया, उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? और जश्ने भ्रष्टाचार, जीप के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता है। ये दुनिया में जो संदेश आप भेज रहे हैं कि हमने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया और अब हम हाथ हिलाते हुए जेल जाएंगे और हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कानून का परवाह नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। चलिए, दिल्ली में मामला भ्रष्टाचार का है, यहां के मामले में कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन एक अति तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार वाले पंजाब में जरूर हुई है। अमृतसर के अजनाला में तलवार बंदूक वाली पलटन ने पुलिस थाने पर कब्जा जमा लिया। ऐसा कहीं होता है भला? पुलिस ऐसी बेचारी, पुलिस ऐसी लाचार। और इस पर से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक्शन क्या लिया? किया क्या? यही ना कि किडनैपिंग के मामले में बंद जिस व्यक्ति की रिहाई के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए, उसके सामने सरेंडर कर गई पंजाब सरकार। कोर्ट में जाकर किडनैपिंग का आरोप ही वापस ले लिया। पंजाब में पुलिस से लेकर सरकार तक सरेंडर के मोड में आ गई। लेकिन इधर यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। उमेश पाल हत्याकांड ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इकबाल को चुनौती दी थी। योगी आदित्यनाथ ने भी इस चुनौती को मानो दिल से ले लिया।
सवाल पब्लिक का है कि पंजाब में कानून तोड़ने वालों के सामने घुटने टेक देना आती है या यूपी को दहलाने वालों के गुरूर पर बुलडोजर का एक्शन। एक एक्शन कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा पर भी हुआ है। मामला अडानी का था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय पिता को राजनीति में घसीट लिया था। बीजेपी से बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. जी, पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट में तो मानते हैं कि जो बोला वो गलत था, लेकिन भाई वाह, एक्शन होता है तो रिएक्शन ऐसे देते हैं मानो अति हो गए। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। अच्छा चलो, पवन खेड़ा और बाकी कांग्रेस वाले गिरफ्तारी का विरोध करते, लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में धरना देते देते प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी वाला भाव कहां से आया और क्यों आ गया? ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। सवाल पब्लिक का है कि अति क्या है? संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के पिता का अपमान करना या अपमान करने वाले नेता पर कार्रवाई होना। पवन खेड़ा ने अडानी के मुद्दे पर अपना आपा खोया। उस अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को क्या कहा? सेबी जांच करे, 2 महीने में जांच सुप्रीम कोर्ट में सौंपे। सेबी तो पहले से इस मुद्दे पर सक्रिय थी, लेकिन बीते संसद सत्र में क्या हुआ? जेपीसी जपते जपते विपक्ष ने संसद की कार्यवाही पर एक तरह से ब्रेक ही लगा दिया था। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। I think Rahul Gandhi is not serious at all about it. Congress party is. I don't want to take individual names. Congress party probably believes that they can do everything outside, but when it comes inside the parliament, they will not be there to hear the answers because they know they will be convinced by the answers we give. They don't want to be convinced. एक तरफ अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री आई थी। डॉक्यूमेंट्री का एजेंडा क्या था? यही कि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ जिस झूठ को जांच में खारिज किया जा चुका है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सच्चाई को परख चुका है, उस पर नए सिरे से झूठ फैलाना। लेकिन जब उसी झूठ फैलाने वाले बीबीसी पर इनकम टैक्स का एक्शन हुआ, तो इसमें टाइमिंग देखी जाने लगी। सवाल पब्लिक का है कि भारत के खिलाफ झूठ का एजेंडा फैलाना अति है या भारत के कानून के तहत एक्शन होना। और इस सब के बीच अति तो कम से कम तब मानेंगे ना जब सबसे बड़े लोकतंत्र को विदेशी ताकतें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms.
I may be naive, but I expect a democratic revival in India. India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to instill in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. भारत के लोकतंत्र के सामने बाहर के खतरों से बचने की चुनौती तो है, चुनौतियां भीतर से भी तो हैं। लोकतंत्र में मौका किसे मिलना चाहिए, जन समर्थन के आधार पर या जाति पंथ धर्म के नाम पर। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। लोकतंत्र स्वस्थ नीतियों से चलता है, स्वस्थ परंपरा से चलता है, या फिर लोकतंत्र स्वार्थ नीति से चलता है। बिहार के विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बीच बहस किस बात को लेकर हो गई, जरा सुन लीजिए। अच्छा होना चाहिए। अरे सब हो रहा है भाई। नहीं सर, नहीं हो रहा, तब तो बोल रहे हैं। देखिए, आपके लिए तो बोलना जरूरी है ना। हो चुका है। आप पहले थे कहाँ? आरजेडी में, उस पर कहाँ थे? जेडी में। अब हो गए आप बीजेपी में, तो आपको तो बोलना ही है। कोई पार्टी बदला क्या? बैठे, अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठा ना, बैठा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो हमको कोई एतराज नहीं है। कब कहाँ आप चले जाइएगा किसी को पता है? आपके झूठ के पुलंदा को हम लोग नहीं सुन सकते। हमसे अरे क्या भाग रहे हैं? आप इसीलिए क्या कर रहे हैं? आप ऐसी बात में आके पर्सनल इशू पर आप अपने कितना बदलेगी तो देखिए। बैठते तब ना, काहे भाग रहे? कहाँ भाग रहे थे? तो चलिए, खैर सवाल पब्लिक का है कि लोकतंत्र में अवसरवाद की अति हो रही है या लोकतंत्र के नाम पर भारत को बांटने की कोशिशों की अति हो रही है। लोकतंत्र में वाद विवाद संवाद चलते रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर अति न हो जाए, इसका सबसे सटीक सबक कबीर दास देकर गए थे। उन्होंने कहा था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अरे सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। क्या ये संदेश देश के नेता सुन रहे हैं, गुन रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए विश्व गुरु का पहला वॉक थ्रू दुनिया ने टकटकी कहा। देखिए, आज के दिन की बात करें तो आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। G20 के विदेश मंत्रियों की समिट का आज पहला दिन था और आज ही इटली की पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत पहुंचे। दिल्ली से निकली भारत की आवाज दुनिया के हर कोने में सुनी गई। पीएम मोदी के हर विजन पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने गौर किया और यहीं से एक बात तय हो गई कि सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए। यह हिंदुस्तान की बढ़ती धमक का सबूत है, जिसका लोहा दुनिया मान रही है। यह सबूत है मोदी की उस लोकप्रियता का जिस पर बड़े बड़े मुल्क मुहर लगा रहे हैं।
G20 में भारत की मेजबानी का 100 से ज्यादा मुल्क एक साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. दुनिया झुक रही है इसी मायने में कि हिंदुस्तान के तौर पर एक नया ग्लोबल लीडर मिल चुका है। दुनिया मान चुकी है कि मोदी ही वो शख्स है जिनकी पहल से स्थिरता लाई जा सकती है। 2014 में मोदी का वसुधैव कुटुंबकम वाला सपना 2023 में नया मुकाम पा रहा है। तो सवाल पब्लिक का यही है कि क्या भारत अब दुनिया का नया घोषित लीडर है? क्या दुनिया का हर मसला अब मोदी के बगैर नहीं सुलझेगा? और क्या ग्लोबल शांति और सुरक्षा में भारत की बात सबसे ज्यादा सुनी जाएगी? क्योंकि पिछले 9 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे समीकरण बदले हैं। जो मुल्क हिंदुस्तान को तवज्जो नहीं देते थे वो अब सजदा करते हैं, मोदी के सम्मान में अपनी हदों तक सीमित हो गए हैं। सऊदी अरब ने भारत का गलत नक्शा दिखाया था, मोदी सरकार ने आपत्ति जताई तो तत्काल नोटों की छपाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन भारत की बनाई गई वैक्सीन को मान्यता देने में आनाकानी करता रहा, मगर मोदी सरकार ने जैसे ही वजह पूछी तो बैकफुट पर जाना पड़ा। कश्मीर का राग अलपने वाले तुर्की में भूकंप आया तो भारत की मदद को फौरन स्वीकार किया। भारत की रूस के साथ S-400 की डील पर आंखें तरेड़ने वाला अमेरिका भी शांत हो गया। और तो और पूर्वी लद्दाख पर 17 दौर की बातचीत करने वाला चीन LAC पर पीछे हटने को मजबूर हो गया। और उसके अधिकारियों के सुर में पहले से कहीं ज्यादा नरमी है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग कहती हैं, चीन और भारत प्राचीन सभ्यताएं हैं तथा दोनों में 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं। हम पड़ोसी हैं और दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन भारत के मजबूत संबंध दोनों देशों और इनके लोगों के बुनियादी हित में है। As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. कहने के लिए रायसीन डायलॉग कूटनीति संवाद का मंच है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आवाज को उठाने का जरिया है। मगर 100 से ज्यादा देशों की सहभागिता और 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स की मौजूदगी में ये बताती है कि क्यों पूरी दुनिया भारत को गौर से सुनती है। और न सिर्फ सुनती है बल्कि हिंदुस्तान से उम्मीद भी लगाई जाती है। Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine, and we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. पूरी दुनिया जब हर पल तीसरे विश्व युद्ध के साए में जी रही है, परमाणु हमले का खौफ दिन रात सिर पर मंडराता रहता है, वैश्विक मंदी की आहट जोरों पर है, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती हर रोज चौड़ी होती जा रही है, ऐसे वक्त में दुनिया मोदी को शांति दूत के तौर पर देखती है। हर किसी को उम्मीद यही है कि शायद हिंदुस्तान की पहल स्थायी शांति ला सकती है। इसकी वजह भी वाजिब है। साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, आज 5वें स्थान पर है। 2014 में भारत का जीडीपी साइज 20,39,127 यूएस डॉलर का था, जो आज की तारीख में 3,469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। भारत की इसी बढ़ती धाक और साख पर ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली का नया दावा है, 2027 तक जापान पीछे छूट जाएगा और हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2022 में जापान में जहां 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई, तो भारत में 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी। इसका नतीजा यह हुआ कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में कई सालों से जमे बैठे देशों की चूलें हिला दी।
वैश्विक ऑटो बाजार में भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब में भारत ने अमेरिका को पछाड़ कर रख दिया है और इस लिस्ट में दूसरा नंबर है। पीएम मोदी भारत के इसी रुतबे को नई मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। इटली के प्रधानमंत्री के साथ मोदी की ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, समझी और इसके मायने निकाले। मगर इन सबसे ज्यादा अहम थी चीन के विदेश मंत्री की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से मिले तो उन्होंने 45 मिनट तक अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा। भारत ने एलएसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने पर जोर दिया। 18वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत का खाका तैयार किया। बॉर्डर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने की वकालत की। भारत में G20 का होना इसलिए भी खास है क्योंकि जिस वक्त मोदी की छवि को लेकर दुनिया में प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने रिपब्लिकन विरोधियों से जूझ रहे हैं। कोविड जीरो पॉलिसी को लेकर शी जिनपिंग की चीन में छवि खराब हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी कई मुल्क अलग राय रखते हैं और यही बात इशारा करती है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर बड़ी भूमिका रखता है। चीन से लेकर अमेरिका और रूस से लेकर जापान तक सब भारत से रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय में किया पीएम मोदी का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने एक आम कार्यकर्ता की भेंट को किया स्वीकार। महिला कार्यकर्ता ने गले में पूर्वोत्तर का गमछा डालकर स्वागत किया। पीएम के संबोधन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। संबोधन के लिए फ्लैश मॉब जलाकर किया स्वागत। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की तैयारियां। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे ऑफिस को फूल माला से सजाया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। कमल के फूल का गेटअप लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। बीजेपी हेडक्वार्टर में ढोल पर नाचते दिखी महिला कार्यकर्ता, खुशी में झूमते दिखे कार्यकर्ता। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की जनता को दी बधाई। कहा आज के नतीजे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम। संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा कुछ नेता अपना चेहरा चमकाने की सोचते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट के नतीजों की चर्चा होती नहीं थी, अब नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदल गई। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारें कठिनाइयों से बचती रहीं, हम भेदभाव नहीं सबके विकास में भरोसा करते हैं। पीएम मोदी का बिना नाम लिया आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा कुछ लोग कट्टर बेईमान भी कट्टरता से करते हैं। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। संबोधन में पीएम का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस हमेशा इन राज्यों को छोटा मानती थी, छोटे लोगों राज्यों से नफरत कांग्रेस को डुबाई। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस का आज क्या हाल हो गया, कहीं दिखती नहीं, रस्सी जल गई पर बल नहीं। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। बीजेपी को 33, सीपीआई को 12 तो वहीं कांग्रेस को 14 सीट। नागालैंड विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को मिली 25 सीट। बीजेपी ने 12 सीट पर लहराया परचम। मेघालय में एनपीपी की 26 सीटों पर जीत। बीजेपी ने जीती 2 सीट। एनपीपी और बीजेपी गठबंधन में बनाएंगी सरकार। कोनराड संगमा ने अमित शाह से फोन पर बात की। मेघालय में सरकार बनाने के लिए मांगे समर्थन। मेघालय में कोनराड संगमा सरकार को समर्थन देगी बीजेपी। संगमा ने फोन पर की थी अमित शाह से बात। त्रिपुरा चुनाव परिणाम में सीएम योगी का 100% रिकॉर्ड। सीएम योगी के चुनाव प्रचार वाले सभी 6 सीटों पर जीती बीजेपी। भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने कहा यह तो ट्रेलर है, 2023 विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे पूरी फिल्म। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की जीत पर बेंगलुरु में जश्न का माहौल। बीजेपी पार्टी कार्यालय ऑफिस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। 3 राज्यों में मिली हार पर सचिन पायलट का बयान। कहा कमजोर जगहों पर कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत, हम लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत। महाराष्ट्र उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद जश्न। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़ों पर नाना पटोले के साथ नाचते दिखे कार्यकर्ता। पुणे में उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों ने मनाया जश्न। सड़कों पर बुलडोजर लेकर निकले कार्यकर्ता। सागर दिघी चुनाव में कांग्रेस की जीत पर अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा आज ये सिद्ध हो गया, कांग्रेस हारने वाली नहीं, हराने वाली पार्टी।
ममता बनर्जी का कांग्रेस पर आरोप का सागर दिघी में टीएमसी को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बर्बाद किया वक्त। दिल्ली में शुरू हुआ रायसीना डायलॉग, पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उद्घाटन किया। भारत से चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री के एंटनी ब्लिंकन का कड़ा संदेश, का अगर चीन ने रूस को घातक हथियार भेजे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी ने की मुलाकात, दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच बैठक। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, पीएम बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का संदेश, का चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुटता जरूरी, दुनिया को चुनौतियों से मिलकर लड़ना होगा। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की, पीएम को गिफ्ट की अर्जेंटीना की फुटबॉल जर्सी। G20 की बैठक में आतंकवाद, युद्ध के अलावा कई और मुद्दों पर हुई बातचीत। अब तक की G20 विदेश मंत्रियों की सबसे बड़ी बैठक। एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किंग गोंग के बीच द्विपक्षीय बैठक, एलएसी विवाद पर चर्चा संभव। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर बोले एस जयशंकर, का बॉर्डर एरिया में शांति को लेकर हुई बातचीत, G20 के एजेंडे को लेकर चर्चा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र नहीं हुआ जारी, यूक्रेन युद्ध के मसले पर पश्चिमी देशों और रूस के बीच गतिरोध बरकरार। G20 बैठक में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने मांगी माफी, कहा पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों की तरफ से अभद्र व्यवहार के लिए मैं भारत से माफी मांगना चाहता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का ये सही समय। G20 की बैठक में रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी का शांति का प्रयास सराहनीय है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर से मिले सीएम खट्टर, टोनी ब्लेयर फाउंडेशन और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा। नागपुर में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख, कहा दुनिया अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भारत के पास आती है। कश्मीर महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, का आज कश्मीर के युवाओं में पुस्तकें और लैपटॉप के साथ स्टार्टअप के लिए नई सोच। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच पंजाब के मुद्दे पर बातचीत। अमित शाह और मान की बैठक में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को लेकर हुई चर्चा, राज्य की कानून व्यवस्था पर भी हुई बात। G20 सम्मेलन को लेकर पंजाब में तैनात होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल, सीएम मान ने की थी केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियां होंगी तैनात। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्ति के लिए कमेटी बनेगी, समिति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जयराम रमेश, अदालत का फैसला ऐतिहासिक है, अब निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्तियां होंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा चुनाव आयोग और अडानी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा लोकतंत्र जिंदा रखने की तरफ कदम, देश में बदलाव हो रहा है। बेलगावी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धरती पुत्र की तरह येदियुरप्पा ने कर्नाटक की सेवा की। कर्नाटक के कित्तूर में राजनाथ सिंह और सीएम मुंबई का रोड शो, कहा कर्नाटक की जनता मानती है बीजेपी सबसे विश्वसनीय पार्टी। त्योहारों की तैयारी और सुरक्षा को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक, कहा आस्था के सम्मान और अराजकता पर जीरो टॉलरेंस। बीएचयू प्रशासन के होली पर प्रतिबंध वाले नोटिस पर नाराज हुए छात्र, विरोध में एक साथ मिलकर खेली होली, आज से ही कैंपस की होली की शुरुआत। अखिलेश यादव ने गंगा नदी का वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, नदी का गंदा पानी दिखाते हुए लिखा पीने के पानी को प्यासी कैसी हो गई है काशी। खतौली में आरएलडी विधायक मदन भैया ने विधानसभा प्रमुख सचिव को लिखा खत, मुलायम सिंह के पुराने आवास को संग्रहालय में तब्दील करने की मांग की। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा महिला आरक्षण बिल के लिए जंतर मंतर पर धरना देंगे, बीजेपी को महिला आरक्षण बिल पास करना होगा। के कविता ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी सीमाएं पार कर दी, देश में अघोषित आपातकाल है। दिल्ली के जेलों में अपकमिंग और इनकमिंग कॉल की जांच के लिए समिति का गठन, दिल्ली एलजी ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। दिल्ली में गौहत्या रोकने के लिए याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, मामले पर 17 मई को सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के बाद कमलनाथ ने भी लौटाया टैबलेट, चीन में असेंबल्ड होने के साथ टैबलेट लौटाने के बताया 3 कारण। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव। भोपाल में जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव। सरपंच एसोसिएशन के डेलीगेशन की डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल से बैठक, 9 मार्च को सीएम खट्टर से मुलाकात का तय हुआ समय। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर सरपंचों के प्रदर्शन में शामिल हुए आप नेता चित्रा सरवारा और योगेश्वर शर्मा, पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की।
सरपंचों की धरने में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, सरपंच और पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की। कुमारी शैलजा ने कहा, ई टेंडरिंग का फैसला एक तरफा, इसे लागू करने से पहले सरपंचों से नहीं की गई बात। श्रीगंगानगर में सिंचाई के पानी के लिए सड़कों पर उतरे किसान, साधुवाली में हाईवे को किया जाम, लंबा जाम। सफदर अली के मकान को 3 बुलडोजर से ढहाया गया, आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बुलडोजर एक्शन से पहले सफदर अली के घर को प्रशासन ने खाली कराया। सफदर के परिवार वालों ने प्रशासन से नोकझोंक की। गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन, अतीक गैंग का मेंबर है गुड्डू। एसपी सांसद शफीकुर रहमान पर का बुलडोजर एक्शन पर बयान, कहा सत्ता से जाने के बाद सीएम योगी की तरफ आएगा बुलडोजर। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में सोलंकी भूमाफिया। उमेश पाल हत्याकांड में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों की सीएम योगी से मांग, 1 करोड़ रुपए के साथ छोटे भाई बहन को सरकारी नौकरी देने के। पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम, पूरे राज्य में कुल 110 जगहों पर रही। नशे पर नियंत्रण पाने के लिए चंडीगढ़ में 7 राज्यों के अधिकारियों की बैठक, एक साथ मिलकर सभी राज्यों की पुलिस नशे के कारोबार पर कसेगी नकेल। जालंधर में खालिस्तानी मेमोरेंडम 2020 में एक्टिव लोगों के घरों की रेड, पुलिस ने पूछताछ की। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी, बिहार से आया धमकी भरा पत्र, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर। मेरठ में सुरंग बनाकर ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश, पास वाली दुकान में निकली सुरंग, लगातार हो रही चोरियों को लेकर धरने पर बैठे व्यापारी। आतंक पर भारत का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान से सक्रिय 13 अपराधी आतंकवादी घोषित, एनआईए ने सभी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती। दिल्ली में गैंगस्टर अशोक राठी गैंग का 7 शूटर गिरफ्तार, हत्या के साथ 13 केस में वांटेड आरोपित क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। बीकानेर में होली में दिखा राजनीति का रंग, पेपर और बजट लीक जैसे मामलों को लेकर उठा मदार। भरतपुर में नासिर जनक के परिवार से मिले सीएम गहलोत, पत्नी और बच्चे को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया। 12 में देर रात फ्लाइट के सारे दीवार फांदकर फरार हुए कैदी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को मिली जमानत, 25,000 के मुचलके पर। हिमाचल की मंडी में टक्कर के बाद कार में ब्लास्ट, आग में जिंदा जलकर 2 लोगों की मौत। बेंगलुरु में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया बीजेपी विधायक का बेटा, लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। राजौरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने दंपति को मारी टक्कर, घटना के बाद फरार हुआ ड्राइवर। सूरत में शराब के साथ पकड़ी गई महिला कांग्रेस की नेता, 7,65,000 की विदेशी शराब जब्त। पोषण और पौष्टिक भोजन को लेकर नवभारत की मुहिम, दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स। बच्चों के बेहतर पोषण के लिए बिल गेट्स ने बच्चों को खिलाई घी, कार्यक्रम में मौजूद रही स्मृति ईरानी, टाइम्स फ्रॉम नवभारत के एडिटर इन चीफ नरेंद्र कुमार। सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा राज्य में दर्ज किए गए एडिनो वायरस के 2 और पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम के 10 मामले। मार्च के आखिर तक दिल्ली में 2 टर्मिनल के सभी गेट पर होगी डिजी यात्रा से एंट्री। क्लाइमेट टेक फर्म गैस वर्ल्ड ने की सेव अर्थ मिशन की शुरुआत। रूस के ब्रांच में घुसी यूक्रेन की सेना, कई लोगों को बनाया बंधक। रूस का 240 mm मोर्टार ध्वस्त, यूक्रेनी सैनिकों ने दागे सटीक निशाना। तीसरे मैच में दूसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया को 76 रन मिला। महिला प्रीमियर लीग के लिए आरसीबी ने लॉन्च की जर्सी, रेड और नेवी ब्लू कलर की जर्सी में दिखेंगी खिलाड़ी। सुष्मिता सिंह को आया हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी और सुई और स्टंट डाला। त्रिपुरा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने टाइम्स फ्रॉम नवभारत से खास बातचीत की। मानिक साहा ने जीत का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा की उन्होंने उम्मीद की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जी हमारे साथ हैं। मानिक जी, जो नतीजे आए हैं, आप लोग इतनी ही सीटों की उम्मीद कर रहे थे या कुछ सीटें कम हुई आप लोगों की उम्मीद के अनुसार? देखिए, मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं कि एक प्रोवर्ब है, इफ यू वांट कैनन यू विल गेट पिस्तौल। तो हमेशा चाहत ज्यादा होना चाहिए, तो चाहत के हिसाब से तो हम लोग अभी बहुमत मिल ही गया, लेकिन और ज्यादा हम लोग सोच रहे थे। जिस तरह प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना काम यहाँ पर किए हैं, तो उस हिसाब से और हम लोग चाह रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट भी काम किए हैं, पृथ्वीगढ़ सुशासन किए, हम लोग कार्यकर्ता सभी हमेशा 365 दिन हर साल हम लोग मैदान में थे, तो उस हिसाब से और आना चाहिए था।
तो हम लोग इसके चीज को लेके बैठेंगे और विचार विश्लेषण करेंगे। सर, लगातार दूसरी बार जीतना आसान नहीं होता है कि जब लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां एक साथ हो गई, टीएमसी भी मैदान में थी, तो ये जीत जो मिली है इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं तो क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देना चाहता हूँ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उसके बाद जो कार्यकर्ता हम लोग का है, सब कार्यकर्ता अब पृष्ठ प्रमुख से शुरू करके त्रिपुरा में संगठन इतना अच्छा है, मजबूत है, और हम लोग पूरा साल हम लोग काम करते हैं, तो इसके कारण, और हमारा एक से एक गार्जियन है, अमित भाई जी है हमारा गार्जियन, हमारा राजनाथ जी हमारा गार्जियन है, और खास करके हमारा पार्टी का जो सर्वमय लीडर है जो हमारा माननीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी है, तो इस तरह एक से एक के बाद हमारा गार्जियन है, तो इसीलिए हम लोग जानते थे ये जीत तो होना ही है, और जिस तरह डेवलपमेंट हुआ इस आधार पर तो होना ही था। आखिरी 2 सवाल सर, एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी उसने भी अच्छी खासी सीटें यहाँ पर मिली, आपको लगता है कि अगर पार्टी नहीं रहती तो आपकी जीत और बड़ी होती? नहीं, वो तो नेचुरली है, कोई नहीं रहेगा तो जरूर बढ़ता, लेकिन डेमोक्रेसी में सबका हक है और ये लोग अपना बात रखें, तो इसीलिए उनको अच्छा सीट मिला है फर्स्ट दफा। तो लेकिन मैं इनके सुप्रीमो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, और आने वाले दिन हम लोग बैठ के बात करेंगे, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स पीपल्स ऑफ कोर्स वी विल वर्क टुगेदर। ओथ लेने के बाद प्रायोरिटी क्या रहेगी सर? पहली ओनली डेवलपमेंट हम लोग का, मैंने हमेशा कहा हेल्थ हम लोग का प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर हमारा प्रायोरिटी है, एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, स्पोर्ट्स जो है हमारा प्रायोरिटी है, और सो ऑन। चलिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, जिनका ये कहना है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट आमिल के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑन भारत, त्रिपुरा।